क्या आपको पता चला फिजिक्स वालों ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस हैशटैग त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग्स। तो आइए साथ मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ मिलके इसके सारे बेनिफिट्स अवेल करते हैं। सभी को पता है कि CSIR नेट IIT एग्जाम क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि हर साल CSIR नेट IIT एग्जाम में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड गुड स्ट्रेटजी। अपने गोल को अचीव करने के लिए आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन इसके लिए, और अभी से। फिजिक्स वाला आपको दे रहा है सरकार बैच फॉर IIT एग्जाम 2024, also in physics, chemistry, mathematics, biotechnology in just 2100. शोध बैच for CSIR NET 2024 for chemical sciences, life sciences and mathematical sciences, also for physical sciences in just ₹2100। ये जो ऑफर है ये केवल 10 मार्च तक वैलिड है, और अगर आप सोच रहे हैं फिजिक्स वाले के कोर्स परचेज करने के लिए आज और अभी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा फिजिक्स वाला का लिंक, उस पर क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के समय मेरा कूपन कोड यूज़ करना विनय300, और आपको मिलेगा 300 का इंस्टेंट डिस्काउंट वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और हम जो है सॉल्व करा रहे थे CUET PG का जो क्वेश्चन पेपर था आपका 2022 का उसको। और सबसे पहले मैं आपको, अगर आप नए हैं तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, और ये भी बता दूं कि मैं ऑलरेडी जो है 3-4 वीडियोस जो है इस पे इनके पार्ट्स में, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो 3-4 वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 65 तक के आपको बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 तक बता दिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको CUET का फॉर्मेट बता देता हूँ। वहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है ये बेस्ड होता है आपका लैंग्वेज कंप्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स से, जहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 MCQs। एंड पार्ट बी इज कंसिस्ट ऑफ 75 MCQs फ्रॉम योर डोमेन नॉलेज, विच इज बॉटनी। अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई करते हो तो PGQP 76 होगा, क्योंकि मेरा चैनल बॉटनी के लिए है, तो मैं यहाँ बॉटनी के लिए ही चीज़ें बताता हूँ। अगर आप किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये कोड आपका चेंज होगा और उसका सिलेबस भी होगा। इससे ज़्यादा CUET ने सिलेबस नहीं दिया है, जो यहाँ पे 14 टॉपिक्स लिखे गए हैं, बस यही उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे अपने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन विच इज R। तो असर्शन में इन्होंने पूछा था आपसे कि रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। कह रहा है कि जो रीजन्स होते हैं एक्टिव सेल डिवीजन के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो रूट और स्टेम का लेंथ बढ़ता है उसके लिए। और रीजन इसका दिया हुआ है कि ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज। पूछा है आपसे, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें आपसे बोला है कि बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। ठीक है, फिर B पूछा था आपसे A और R ट्रू है, लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। C कह रहा है R ट्रू है, A ट्रू है बट R फॉल्स है, और D बोल रहा है A फॉल्स है और R ट्रू है। इसमें करेक्ट ये है कि आपका दोनों असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट दोनों के दोनों ट्रू हैं, और R जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का है। क्यों? क्योंकि जो रीजन्स होते हैं एक्टिव सेल डिवीजन के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअली जो आपका रूट और स्टेम का लेंथ बढ़ता है, वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं एक्टिव सेल डिवीजन के, उनकी वजह से आपका ये लेंथ बढ़ रहा है। और जो ग्रोथ है, ग्रोथ हो रहा है आपका एक प्रकार से, ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है वॉल्यूम या साइज में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज R, रीजन R। असर्शन में यहाँ से आपसे बोला था, स्टेटमेंट है ये, यू बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्रोमोफेनिकॉल। रीजन आपसे बोला था, ऑल बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्रोमोफेनिकॉल। ठीक, अब यहाँ पे सेम वही है, जो भी वहाँ था सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। अब पहले तो आप देखेंगे क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं क्रोमोफेनिकॉल को। देखो, जो क्रोमोफेनिकॉल है ये एक इनहिबिटर है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो कि रिवर्सिबली बाइंड करता है आपसे जो 50S सब यूनिट होता है राइबोसोम का, उससे। ठीक, तो क्योंकि क्रोमोफेनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस को वो करता है, टारगेट करता है, तो सारे के सारे यू बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं। रीजन इसका दिया है R का, ऑल बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्रोमोफेनिकॉल।
सभी बैक्टीरिया लगभग, कुछ को छोड़ के, मान लीजिए कहीं कहीं पे जैसे कुछ बैक्टीरिया में रेसिस्टेंट मैकेनिज्म डेवलप होता है क्लोराम्फेनिकोल के लिए, तो उनको छोड़ के बाकी लगभग सारे में आप कह सकते हैं अप्रॉक्स ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोराम्फेनिकोल के लिए उनमें सेंसिटिव होती है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसकी वजह से कोई ना कोई रीजन दिया हो। ये दोनों अपने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। ठीक, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 68 पे हम आते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है फिर रीजन है। असर्शन में दिया है ग्रोथ इन ऑल इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज। कह रहा है ग्रोथ जो होता है सभी में एक इरिवर्सिबल इंक्रीज है, जैसा कि आपने अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 66 में। सेम वही स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, आपको पता है। अब रीजन पे आते हैं। द शूट एपिकल मेरिस्टेम इज स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स देन द रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो कह रहा है शूट का एक एपिकल मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? एक्टिवली वही डिवाइडिंग रीजन्स होते हैं प्लांट्स में। तो ऐसे शूट में एपिकल मेरिस्टेम होता है, रूट में भी एपिकल मेरिस्टेम होता है। पर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप देखोगे, जैसे कि पहले मैंने बोला तो स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी इसलिए ट्रू है क्योंकि रूट में अगर आप देखोगे तो एपिकल जो उसका ग्रोथ होता है वहां पे ज्यादा चीजें नहीं पाई जाती, आपको रूट में रूट हेयर से मिलेंगे। वहीं अगर आप प्लांट्स का देखेंगे तो वहां पे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, बहुत सारी चीजें शूट के एपिकल मेरिस्टेम पे निकलती रहती हैं, इसीलिए वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, लेकिन बी जो आर है रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, सेम वही असर्शन रीजन वाला, असर्शन पढ़ते हैं डायरेक्ट। Observation of cyclosis or cytoplasmic streaming is an indication of active metabolism for checking viability of freshly isolated protoplast। कह रहा है अगर आपको ये चेक करना हो कि एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, जिससे आपका इंडिकेशन ये देता है कि सेल आपका वायबल है कि नहीं। अगर मान लीजिए आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट की ही बात करते हैं, फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट की, तो ये एक इंडिकेशन सच में होता है। अगर वहां पे साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है तो दैट मींस वहां पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर आप किसी फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट में देखोगे तो करेक्ट है। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ इवांस ब्लू डाई बाय इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ वायबिलिटी ऑफ फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। दूसरा है, कह रहा है एक इवांस ब्लू डाई होता है जो कि इंटैक्ट जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो रिटेन कर लेता है इवांस ब्लू डाई, और ये एक इंडिकेशन है। ये एक और इंडिकेशन है, जैसा कि आपने देखा साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक इंडिकेशन है एक्टिव मेटाबॉलिज्म का। वैसे कह रहा है इवांस ब्लू डाई भी क्या एक्टिव जो है मेटाबॉलिज्म का इंडिकेशन है फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट के लिए। तो देखो पहला वाला तो करेक्ट है, मैंने बोला कि साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक इंडिकेशन होता है, लेकिन दूसरा जो इवांस ब्लू डाई है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इवांस ब्लू डाई होता है ये एक एसिडिक नॉन परमिटिंग एक्सक्लूजन डाई है जो कि डेड या डैमेज सेल्स के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना हो कि सेल्स आपके डेड है या डैमेज हैं तब आप इस डाई का यूज करते हो। तब ये क्या हुआ, फ्रेशली आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट के लिए उनके वायबिलिटी के लिए तो ये नहीं यूज करा जाता है। इसलिए ए तो करेक्ट है बट आर क्या है, नहीं करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम आते हैं। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं असर्शन और रीजन के रूप में। कह रहा है लैटरल हेटेरोजेनिटी एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीलाकॉइड कॉम्प्लेक्सेस। रीजन दिया है फोटोसिस्टम सेकेंड जो यूनिट्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एक्सक्लूसिवली इन द अप्रेस्ड रीजन ऑफ थीलाकॉइड मेम्ब्रेन। दो रीजन्स होते हैं थीलाकॉइड में, एक अप्रेस्ड एक नॉन अप्रेस्ड। मान लीजिए थीलाकॉइड आप जानते हो सिक्के के जैसा दिखता रहता है, कई सारे सिक्के मतलब थीलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं जिनको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक, और अप्रेस्ड रीजन वो रीजन्स होते हैं जो बीच में दबे हुए होते हैं, मतलब जहां पे आप कह लीजिए उसका स्ट्रोमा या जो उसका वो लिक्विड पार्ट है, उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, वो उसके कांटेक्ट में नहीं रहता। वो सारे रीजन्स आपके किस में आते हैं, अप्रेस्ड में आते हैं। नॉन अप्रेस्ड रीजन जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में रहते हैं आप कह लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फोटोसिस्टम सेकेंड होते हैं ये उन्हीं अप्रेस्ड रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो पहला है लैटरल हेटेरोजेनिटी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल जो रिफ्लेक्शन आप देखते हो कि नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
मतलब रैंडम नहीं, नॉन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोटोसिस्टम सेकंड का, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है फोटोसिस्टम सेकंड का या फोटोसिस्टम फर्स्ट का या एटीपी सिंथेस। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये वहाँ पे थैलाकॉइड में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, नहीं, नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड रीजन में अलग अलग जगह पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दैट मीन्स दे आर नॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैटरल हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। और जो यहाँ पे बोला गया है फोटोसिस्टम सेकेंड जो होता है ये अप्रेस्ड रीजन में होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, तो हाँ क्योंकि नॉन रैंडम होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि फिक्स जगह पे पाए जाते हैं, तो वो फिक्स जगह क्या है, अप्रेस्ड रीजन जो होता है थैलाकॉइड का वहां पे पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोथ ए और आर जो है ट्रू है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, असर्शन और रीजन, और एक्सप्लेनेशन भी है आर ए का। लेटर हेट्रोजेनिटी मैंने बताया, उसी का एग्जाम्पल भी है, एक्सप्लेनेशन भी है कि देखिए आप जो आपके फोटोसिस्टम सेकेंड है वो नॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है अप्रेस्ड रीजन में, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ लेटरल हेट्रोजेनिटी, वो लेटरल हेट्रोजेनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी असर्शन और रीजन है। कह रहा है जब आप एपिकल बड का डीकैपिटेशन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो एपिकल डोमिनेंस लॉस हो जाता है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। जब आप एपिकल बड में को डीकैपिटेट कर दोगे, उसको रिमूव कर दोगे, तो एपिकल डोमिनेंस चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे ऑक्सिन बनता रहता है जो कि एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रीजन दिया है कि एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू द ऑक्सिन एंड एपिकल बड्स आर साइट ऑफ ऑक्सिन सिंथेसिस, डीकैपिटेशन कॉजेस लॉस ऑफ ऑक्सिन रिक्वायर्ड फॉर द एपिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला कि क्योंकि एपिकल डोमिनेंस किस वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन का वो सेंसिस साइट होता है, उसके वजह से आप जब डीकैपिटेशन कर देते हो तो एपिकल डोमिनेंस चला जाता है और लैटरल ब्रांचेस की ग्रोथ होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बी ने करेक्टली एक्सप्लेन किया आर वाले स्टेटमेंट को, इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, असर्शन और रीजन। असर्शन राइट पढ़ते हैं, कह रहा है बर्ड पॉलिनेशन ओवरकम्स सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, रीजन एट बर्ड स्टेज स्टिग्मा लैक द एक्सुडेट। कह रहा है अगर मान लीजिए सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है ना किसी प्लांट में, अगर आप बर्ड के कंडीशन में पॉलिनेशन करा दो तो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी चली जाती है। और इसका रीजन ये दिया है कि एट बर्ड स्टेज स्टिग्मा लैक्स एक्सुडेट, क्योंकि स्टिग्मा पे बर्ड कंडीशन में कुछ एक्सुडेट्स नहीं पाए जाते हैं उसकी वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि 2 से लेके 7 डेज एंथेसिस के 2 से 7 दिनों के पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है, तो आप बर्ड के टाइम पे पॉलिनेशन करा देते हैं तो सेल इनकम्पैटिबिलिटी चली जाती है, अगर वो स्टिग्मा के एक्सुडेट की वजह से वहां पे सेल इनकम्पैटिबिलिटी है। बिफोर द बर्ड ओपन्स एक्सुडेट प्रोडक्शन ऑन द स्टिग्मा एंड देन स्टाइल बिगिन। ठीक है, बर्ड ओपन होने से पहले एक्सुडेट प्रोडक्शन जो होता है स्टिग्मा और वहां पे स्टाइल पे शुरुआत हो जाता है। तो अगर आप स्टिग्मा को सेल्फ पॉलिनेट कर देते हैं बर्ड स्टेट पे, व्हेन द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर एक्सुडेट हैज नॉट अपीयर्ड, जब एक्सुडेट के फैक्टर्स वहां पे ना आए हो तो पॉलन ट्यूब्स वहां पे नॉर्मली ग्रो कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सेम मतलब करेक्ट है, ए और आर दोनों करेक्ट है और आर एक्सप्लेनेशन भी है ए का, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, इन विच सीक्वेंस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑर्गन वुड बी सीन इन ओव्यूल ऑफ साइकस। कह रहा है अगर आप साइकस का ओव्यूल देख रहे हो तो किस सीक्वेंस में आपको ये पांचों चीजें मिलेंगी, न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट, मैच्योर आर्चिगोनियम, पॉलन चैम्बर, एम्ब्रियो सीड। अब आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो अंदर से बाहर यहाँ पे चीजें लिखी होंगी या तो बाहर से अंदर। ठीक, अगर हम ऑप्शंस यहाँ पे देखें CABA है, दैट मीन्स पॉलन चैम्बर, मैच्योर आर्चिगोनियम और फ्री न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट। अगर बाहर आप ओव्यूल को देखोगे तो क्या होगा, सीड पहले आता बाहर से और अंदर से आते हो तो सबसे अंदर फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, क्योंकि ई वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें अंदर से बाहर की ओर आना है। तो सबसे पहले आपको मिलता है फ्री न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट, आपको मिलता है फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बाद आपको पॉलन चैम्बर मिलता है, पॉलन चैम्बर के बाद आपको मैच्योर आर्चिगोनियम मिलता है। ओके, ए होगा पहले, फिर क्या होगा, बी भी हो सकता था कि नहीं, एक मिनट, और फीमेल गैमेटोफाइट होगा। फीमेल गैमेटोफाइट में अगर हम मैच्योर आर्चिगोनियम को रख दे, फिर पॉलन चैम्बर को रख दे, फिर ABCDE, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक, पहले आपका फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के बाद आपको मैच्योर आर्चिगोनियम मिलता है उसी में, और उसके बाद आपको मिलता है वहां पे पॉलन चैम्बर।
तो अगर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल, एक्चुअली यहाँ पे साइकस का ओव्यूल दिया हुआ है, तो साइकस का ओव्यूल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे बुक्स में जो बना हुआ होता है, सबसे पहले आपको क्या दिखता है, फीमेल गैमेटोफाइट ही दिखता है, उसके बाद आपको आर्चिगोनिया मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इनकरेक्टली बी लिखा है, पर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी, ए बी सी डी ई, ठीक है, एम्ब्रियो के बाद सी। 74 पे आ जाते हैं 74, अरेंज द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ स्टार्टिंग फॉर द मोस्ट रीसेंट एराज। सबसे पहले आपको रीसेंट एरा रखना है, उसके बाद क्या रखना है, लास्ट वाला। तो अगर आपको पता हो सबसे रीसेंट क्या चल रहा है, जैसे अगर आपको पता, थोड़ा सा आपको याद होगा, प्रोटोजोइक आर्कियोजोइक काफ़ी पुराने हैं, और मीजोजोइक भी, ये भी काफ़ी पुराने हैं। तो सीनोजोइक सबसे लेटेस्ट है, मतलब कौन सा आ गया आपका, सी सबसे पहले है, सी आ गया। अब ई रहेगा या डी रहेगा, ई है आपका क्या, मीजोजोइक, और डी है आपका पेलियोजोइक। तो मीजोजोइक सबसे पहले आता है, मतलब अगर आप इस तो रीसेंट से जाएंगे, सीनोजोइक के बाद मीजोजोइक आएगा, फिर पेलियोजोइक आता है, फिर प्रोटोजोइक आता है, फिर आर्कियोजोइक आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं हम, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क दिए गए हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, नमदफा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। आपको वेस्ट टू ईस्ट इनका लोकेशन बताना है कौन सा, इसके हिसाब से आंसर सही होगा। सबसे पहले वेस्ट में आप जाओगे तो गिर नेशनल पार्क आपको सबसे पहले मिलेगा, जो कि बी वाला ऑप्शन है आपका, ये यहाँ पे गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश पड़ता है, मतलब जितने भी यहाँ पे नेशनल पार्क दिए गए हैं उसके हिसाब से, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, तब आएगा आपका असम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी ए सी सी ई डी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्रॉम एडवांस टू प्रिमिटिव। एडवांस पहले लिखना है, तब आपको प्रिमिटिव लिखना है। सबसे हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए जो एडवांस मेंबर है कौन सा है, नीटेल्स है, तो ए पहले रहेगा। नीटेल्स के बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे आप देखें तो साइकोडोफिलिकेस, कॉर्डाइटेल्स, साइकोडोराली, सारे फॉसिल हैं, कॉलीफेरेस ही केवल लिविंग है, तो ए के बाद सी आता है। अब इसके बाद कॉर्डाइटेल्स आता है, तब साइकोडियोडेल्स आता है, तब साइकोडोफिलिकेस, सीड, इसके सीड फर्न्स बोले जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में होगा आपका कौन सा, साइकोडोफिलिकेस, बी सबसे लास्ट में होगा, ठीक। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, डी। 77 पे आते हैं, कह रहा है मार्केंशिया, जो कि एक आपको पता है ब्रायोफाइट का मेंबर है, लिवरवर्ट है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद कई सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप देखें तो आप वह उन चेंजेस को आपको यहाँ पे सीक्वेंस में बताना था कि पहले क्या होता है। यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई हैं, वॉल ऑफ वेंटर डिवाइड्स एंड गिव राइज टू कैलिप्ट्रा, फॉर्मेशन ऑफ पेरिगाइनम, सेल ऑफ कैप्सूल वॉल डेवलप, एनुलर थिकनिंग, डिस्टिंक्ट एपिथीशियम इज फॉर्म, और स्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना था। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यही होता है कि जो वॉल ऑफ वेंटर होता है वो डिवाइड करके कैलिप्ट्रा देता है, उसके बाद पेरिगाइनम भी एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद आप देखो तो वहाँ पे पहले एक एपिथीशियम फॉर्म होता है, एपिथीशियम बनने के बाद आपका सेल जो होता है कैप्सूल वॉल का, वहाँ पे एनुअल थिकनिंग डेवलप होता है, और लास्ट में आपका स्पोर मदर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, बी ए बी डी सी ई। यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन, पहले वॉल ऑफ वेंटर डिवाइड होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ पेरिगिनियम, डिस्टिंक्ट एपिथीशियम फॉर्म होता है, एनुअल थिकनिंग डेवलप होता है, फिर स्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, कह रहा है कौन सा, अगर आप हर्बेरियम बना रहे हो तो कौन से प्रोसेस, मतलब ऑर्डरली आपको लिखना है क्या क्या आप करोगे। तो आपको पता है हर्बेरियम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, डी वाला जो ऑप्शन है, कलेक्शन। सबसे पहले आप प्लांट का फील्ड में कलेक्शन करते हो, फिर उसको लाके आप प्रेस करते हो, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिंग। कलेक्शन के बाद प्रेसिंग, मतलब डी के बाद सी आ गया आपका, डी सी केवल एक ही ऑप्शन में है, डी वाले में, तो वही हो जाएगा। बाकी अगर और आपको जानना है तो प्रेस करने के बाद हम माउंट करते हैं, माउंट करने के बाद उसको लेवल लगाते हैं, तब हम उसको स्पेसिमेन को एक हर्बेरियम कैबिनेट में फाइल करते हैं किसी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम पाया जाता है, 2 टाइप के स्टील मिलते हैं, प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। इसमें बोला है आपसे कौन सा प्रोटोस्टील के 4 टाइप हैं। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी में साइफोनोस्टील ही दिया हुआ है, मैंने आपसे बोला टेरिडोफाइट में 2 टाइप के स्टील पाए जाते हैं, प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। तो साइफोनोस्टील तो प्रोटोस्टील है ही नहीं, 4 ही आपको बताने थे, तो 4 आपको मिल गए, हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो एंड मिक्स प्रोटोस्टील। ठीक है, हैप्लो सबसे प्रिमिटिव है, बाद एक्टिनो है, स्टॉल लाइक होता है, फिर प्लेक्टो है, प्लेट लाइक इसमें होता है, जाइलम। मिक्स प्रोटोस्टील में यहाँ पे जाइलम एलिमेंट और जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं पित्त के, वो मिक्स रहते हैं, और ये एक ट्रांजिशन हो रहा होता है जब प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील, वो एक स्टेज होता है ये। ठीक है, लास्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है जो C4 प्लांट्स होते हैं,
कि वहाँ पे C4 प्लांट्स में आपको पता है कि दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल। वो उन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, वो आपको अगर याद रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। C4 प्लांट में का जो कार्बोक्सिलेशन होता है पेप का, वो बंडल सीड्स में होता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है जो डीकार्बोक्सिलेशन है C4 एसिड का, वो मीजोफिल सेल्स में होता है C4 प्लांट में। ठीक, अब देखिए इसने पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आपको बताना है। देखो स्टेटमेंट 1 जो दिया था वो करेक्ट है, क्योंकि C4 प्लांट जो होते हैं वहाँ पे CO2 जो होता है सबसे पहले 4 कार्बन एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सलो एसीटेट, उसमें फिक्स होता है बाय जो आपका पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उससे मीजोफिल सेल्स में। उसके बाद ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल सीड सेल में, जहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और वहाँ पे रिलीज होता है ये जो ये कार्बन फिक्स होता है, उसको फिर वहाँ पे यूज़ करा जाता है केल्विन साइकिल में शुगर के प्रोड्यूस के लिए। अब ये जो फिक्सिंग है CO2 का 4 मॉलिक्यूल्स में, इसको हम इसीलिए इसको हम C4 पाथवे कहते हैं, और ये मीजोफिल सेल्स में होता है C4 प्लांट के। ठीक है, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन किस में होता है, 4 कार्बन एसिड बंडल सीड सेल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 आपका आता है जहाँ पे इसका फिक्सेशन होता है, और बंडल सीड सेल में C3 साइकिल होता है। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक, बंडल सीड सेल में क्या होता है, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है और बंडल सीड सेल में ही केल्विन साइकिल चलता है। मीजोफिल सेल मत बताइए, मीजोफिल सेल में क्या होता है आपका, उसे 4 कार्बन कंपाउंड वाले में फिक्स करा जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 65 to 80। लास्ट भी है वीडियो, उस पार्ट में सारे जो है 81 to 100 जो है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।